नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि एवं पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बयान दिया। बयान ऐसा कि सियासी भूचाल आ गया। बयान में कुछ नया नहीं था, आप और हम सब जानते हैं, पर सियासतदान इससे बोलने से बचते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने साफ गोई से यह बात कर दी तो बहुत सारे निशाने पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, पर लगे, पर उतने ही निशाने सीधे सीधे बीजेपी पर और खुद शिवराज सिंह चौहान पर भी जा लगे। उन्होंने कहा कि जो फ्रीबीज या वोट दिलाने के लिए जो दबाव होता है राजनीतिक पार्टियों पर, उसके चलते देश का विकास रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमें चुनाव जिताऊ, वोट दिलाऊ वादे करने होते हैं, काम करने होते हैं, घोषणाएं करनी होती हैं, योजनाएं लानी होती हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हम देश के भविष्य के लिए मजबूती से काम नहीं कर पाते। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई और कहा कि 20 साल से मध्य प्रदेश में आप थे, आपने तमाम फ्रीबीज की स्कीमें दी, बीजेपी जहां जा रही है फ्रीबीज के दम पर अपना परचम लहरा रही है, और अब शिवराज सिंह चौहान ही बोल रहे हैं कि फ्रीबीज खराब है। जब तक सीएम थे, जब तक फ्रीबीज दे रहे थे, तब तक उन्हें यह चीज गलत नहीं लगी। क्यों? क्योंकि तब चुनाव जीतकर आना उनकी मजबूरी थी। अब केंद्रीय मंत्री हो गए हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, तो यह ठीक वैसा ही है जैसे ज्यादातर कोई बड़ी एजेंसियों के अधिकारी या कोई पदाधिकारी होते हैं। जैसे 20-30 साल वो अपने डिपार्टमेंट में गुजारते हैं तो कहते हैं हमारा डिपार्टमेंट बिल्कुल पाक साफ है, और जैसे ही हटते हैं तो फिर वो कहते हैं वहां तो बहुत भ्रष्टाचार होता है, वहां तो बहुत गड़बड़ियां होती हैं। लेकिन यह कब होता है? जब उस पद से हट जाते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने फ्रीबीज का चलन देश में शुरू किया और अब आप ही इस पर तंज कस रहे हैं, और वो पहले ऐसे आदमी नहीं है। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि फ्रीबीज जो है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है, अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन क्या वाकई में बीजेपी और कांग्रेस इस बात को समझने के बाद भी फ्रीबीज पर लगाम लगाएंगे? क्या देश में वाकई में जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सही मार्ग पर, सही रास्ते पर खर्च होगा? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो शिवराज सिंह चौहान ने आज क्या कहा? यह दरअसल 2022-23 में पीएम मोदी ने कहा था और उसके बाद वो लगातार कहते रहे। चुनाव आते हैं तो वो थोड़ा सा संभल जाते हैं, उस वक्त ये चीजें नहीं कहते और फिर वो बोलते हैं। क्या कहते रहे हैं वो सुनिए जरा। कल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उधर आपको सुनाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने आखिर वो क्या बयान दिया था जिस पर इतना हंगामा है, और साथ ही साथ जीतू पटवारी ने क्या पलटवार किया है, सुनिए। देश अगर बनाना है, बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गाँव के डर में फिर वैसे फैसले नहीं होते कि अगर वोट बिगड़ गया तो नुकसान हो गया तो वोट बचाओ मत करो। कई फैसले प्रभावित होते हैं जो बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, जो प्रदेशों का विकास कर सकते हैं, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वोट के डर में फैसले प्रभावित होते हैं। अच्छा, बड़े फैसले प्रभावित होते ही है। कई बार वोट दिलाऊ फैसले करने पड़ते हैं। कैसे वोट मिलेगा? तो ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। अगर ये चुनाव 5 साल में संविधान में संशोधन करके सारे लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाए तो 4.5 साल को विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए ईमानदारी से। बयान क्या था? वो बयान था धोखे देने वाला। वो बयान था कि राजनीति में वोट लेने के लिए कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती है जिससे वोट मिले। यानी जो संकल्प पत्र बोला था वो हमने झूठ बोला था। जो हम आज तक झूठ बोल रहे हैं ये लगातार वोट लेने के लिए बोल रहे हैं। अगर देश का एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको 20 साल आशीर्वाद मिला, एक ऐसा सांसद जो विदिशा से बार बार चुना गया हो, जो देश का कृषि मंत्री और किसानों से धोखा करे और वो उस बात को स्वीकार करे। शिवराज जी को स्वीकार जो किया वो लाडली बहना के पैसे हो या संकल्प का पूरा वादा, वो 6,000 की सोयाबीन हो या 3100 का धान, पूरा कंप्लीट पैसे सरकार को मजबूर करके देना चाहिए।
और आइए अब इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस में कैसे सियासत हो रही है ये भी सुन लेते हैं। जनता पार्टी जो घोषणाएं करती है वो जन कल्याण के लिए करती, कोई फ्रीवीज नहीं होती। दूसरी बात, वो उन घोषणाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो अन्य दल, जो विपक्षी दल सिर्फ सत्ता पाने के लिए घोषणाएं करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं और सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। उन घोषणाओं के बारे में शिवराज जी ने इंगित किया है। और एक उदाहरण के तौर पर यदि हम ले लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी के लेकर जो घोषणाएं की थी और फिर बाद में सरकार में आने के बाद बदल गए थे नेता, उन घोषणाओं के बारे में शिवराज जी ने जो है इशारा किया है। तो मैं समझती हूँ कि जनता सब समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं में और कांग्रेस की घोषणाओं में बहुत बड़ा फर्क है। ये तो शिवराज जी के बयान से ही पता चलता है कि कई फैसले ऐसे लिए गए हैं जो जनता के हित में नहीं थे, क्योंकि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद यदि व्यक्ति इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो उससे साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए होंगे जो किसानों के लिए अहित में होंगे, जो स्टूडेंट्स के लिए अहित के लिए होंगे। और आज जाकर जब इस बयान को दे रहे हैं तो ये स्पष्ट तौर पर ये साबित चुका है कि शिवराज जी ने ऐसे निर्णय लिए हैं जिसकी वजह से प्रदेश की जनता को प्रभावित होना पड़ा। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, वोट दिलाओ वादों से देश को नुकसान। फ्रीवीज पर शिवराज की खरी खरी, कांग्रेस बोली 20 सालों में यही कर रही है बीजेपी। शिवराज के काम पर भी सवाल उठे, कितने फैसले सिर्फ वोट के लिए किए। कांग्रेस पूछ रही है कि आपने जो फैसले लिए थे, जो घोषणाएं की थी, वो क्या वोट के लिए थी। मुफ्त की योजनाओं पर शिवराज ने सच्चाई बयां की, फ्रीवीज के बिना क्या जीत नहीं होगी पक्की। क्या ये सच्चाई है? और ये सच्चाई देखिए है, ये काला सच है जो जानते सब हैं, बोलता कोई नहीं है। पीएम मोदी पहले कहते थे, चुनाव के आते वक्त वो भी शांत हो जाते हैं। आज शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, आइए सीधे रुख करता हूं उनका। मैं एक एक कर तारुफ करा देता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा मैं उनका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एडीआर के सदस्य चंद्रकांत नायडू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अजय धवले जी, मंजूरी जी ने कह दिया कि वो किसी और के लिए कह रहे थे, और जबकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, वोट दिलाओ चुनाव जिताओ। तो चुनाव भी आप जीत रहे हैं, वोट भी आप पा रहे हैं, और अब वो देखिए, मतलब ये तो एक सरासर कहते हैं आई वॉश हो जाएगा ऐसा। तो क्या कहेंगे इस बयान को लेकर उनके आपके? यदि शिवराज जी के बयान को समग्रता से देखें तो हमें यह दिखता है कि राजनीतिक दलों के, और उन राजनीतिक दलों की शिवराज जी ने बात की थी कि आज देश के जिस मोड़ पे देश की राजनीति को राखे देखा है, हमने देखा है दिल्ली एक ऐसा हमारे सामने उदाहरण था कि जहां पे एक राजनीतिक दल का उदय होता है और सिर्फ फ्रीबीज की बात, सिर्फ और सिर्फ घोषणा है, और उन घोषणाओं के बल पे उसने 2 बार वहां सरकार बनाई। लेकिन सरकार से जब जनता मुंह मोड़ लेती है तब हमने देखा कि वहां की स्थिति क्या हुई। हमने देखा कि हिमाचल में कांग्रेस ने किस प्रकार सरकार लाई, हमने देखा कर्नाटक में कांग्रेस ने किस प्रकार सरकार लाई। जब माननीय शिवराज जी इस विषय को रख रहे थे तो समग्रता से यह भी देखने की आवश्यकता अभिलाष जी की आज जिम्मेदार राजनीतिक दलों का यह दायित्व है कि यदि आप देश को बार बार चुनाव में झोंक रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका दायित्व बनता है कि देश की जनता को आप सच्चाई बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने, यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो 20 वर्षों से हमारी सरकार है। इन 20 वर्षों की सरकार में जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने उस कार्यकाल में लिए, उन संकल्पों को उसी कार्यकाल में पूरा किया है। तो मध्य प्रदेश को बिजली, सड़क, पानी उपलब्ध कराने का और मुबलक तरीके से उपलब्ध कराने का हमारा पहला संकल्प था। 2003 से लेकर हमारी 13 तक की सरकारों ने मध्य प्रदेश को सड़कों के मामले में, मध्य प्रदेश को अजय जी, आज हम सड़कों पर बात नहीं कर रहे, हम तो उन बयानों पर बात कर रहे हैं। फ्रीबीज पर बात कीजिए ना, फ्रीबीज पर बात कीजिए, जो पूरे देश में रोल मॉडल बना करके मध्य प्रदेश से इन्हीं शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी के तौर पर प्रोजेक्ट किया। और आज वही शिवराज जी कह रहे हैं कि हम फ्रीबीज जो है, कई फैसले हमें दबाव में लेने पड़ते हैं चुनाव जिताने के लिए। महतारी वंदन ने सारी रिपोर्ट कह रही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने में, भूपेश बघेल की सरकार हराने में जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था वो महतारी वंदन था, वो भी फ्रीबीज है। आज लाडली बहना चुनाव से पहले क्यों लाई गई सबको पता है। और अब मतलब कहते ना कि कम से कम शिवराज जी तो ये बात ना बोलते, और कोई बोल लेता चल जाता। अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्रों का यदि आप एनालिसिस कर ले, न्यूज 24 नेटवर्क से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जो संकल्प, यदि शिवराज जी ने जो घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं यदि धरातल पर नहीं उतरी है तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर उतरने की तो दिक्कत है, वो आर्थिक बोझ हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जो हैं, उन्होंने भी कई बार बढ़ाने वाली योजना,
यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाई है नारी शक्ति का वंदन करने की योजना, लाडली बहनों को सशक्त करने की योजना, और उस योजना के पीछे हमने जो रीजनिंग दिया था कि ये जो लाडली बहनों के पास में पैसा जाएगा ये मल्टीप्लाई होकर इकोनॉमी में आएगा। अच्छा, मतलब जो आप पैसा बांटेंगे वो महिला उत्थान के लिए होगा, और जो कांग्रेस इंटेंशन का सवाल होता है अभिलाष जी, इंटेंशन का सवाल है। किसी सरकार का इंटेंशन यदि सिर्फ स्वार्थ की राजनीति और सत्ता प्राप्ति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 20 वर्षों की सरकार है और केंद्र में हमारी 10 वर्षों की सरकार ने ये इंश्योर किया है कि जो जो घोषणाएं हुई है उसका सत्ता प्राप्ति का हमारा उद्देश्य नहीं था, और आज इसीलिए देश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिखा रही। जिन दलों ने, आप देखिए 2018 का मध्य प्रदेश का उदाहरण, अभिलाष जी मेरा स्टेटमेंट पूरा होने दीजिए। कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का वादा किया और उस किसान कर्ज माफी के वादे की वादा खिलाफी और विश्वासघात का नतीजा था कि 15 महीने की वो सरकार गिर गई, और फिर ऐसे मध्य प्रदेश से कांग्रेस गई है कि अभी लौटने का नाम नहीं ले रही। तो ये होता है विश्वासघात और ये होता है जनता का फैसला। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से अमित चौरसिया जी आपके पास। अमित जी देखिए, आप पहले अगर शुरू में आप बोल देते तो ठीक था, कांग्रेस तो उसी रास्ते पर चल रही है। कर्नाटक में आपने क्या किया, दिल्ली में आपने सबसे ज्यादा, सीधे बोलूं तो सबसे बड़ी बोली लगाई थी फ्रीबीज की। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की, उससे थोड़ा बढ़कर के बीजेपी ने की, और आपने जो पैसे देने की बात कही थी 25,000 रुपए जो है सालाना, और किस किस तरह के आप लोगों ने जो डेटा दिए थे एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, पर सबसे ज्यादा फ्रीबीज के मामले में आप ही लोग थे। तो जब आप घोषणा करते हैं तो वो तो आप महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, और जब बीजेपी कर रही है तो वो लालच दे रही है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का डबल स्टैंडर्ड मुझे समझ नहीं आता सर। जी नमस्कार अभिलाष जी, और पूरी पैनल को भी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए अभिलाष जी, मीठा मीठा खाएंगे और कड़वा कड़वा थू थू कर देंगे। कई सारे दर्द शिवराज सिंह चौहान जी के आज झलक गए इस भाषण के अंदर। एक तो मध्य प्रदेश में जिस उम्मीद के साथ में कुर्सी की लड़ाई चल रही थी, वो कुर्सी उनके हाथ से चली गई। प्रदेश के मुखिया हुआ करते थे, हर होर्डिंग बैनर विज्ञापन में प्रचार प्रसार में उनके फोटो लगे होते थे। आज फोटो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो कई बार मंचों से दर्द झलकता है। दूसरा, अब उनको फ्रीबीज की याद आ रही। अभी दिल्ली में हाल ही में चुनाव हुए हैं अभिलाष जी, तब 2500 रुपए की योजना, महिलाओं को मुफ्त बस योजना, तब फ्रीबीज नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि भाई फ्रीबीज नहीं बांटना चाहिए, देश को करोड़ों रुपए का आर्थिक रूप से नुकसान होता है। अजय धवले जी के चेहरे पे जो घबराहट है, वही घबराहट मोहन यादव जी के चेहरे पे नजर आती है जब वो कैबिनेट की मीटिंग में बैठते हैं कि पैसा लाए कहां से। घोषणाएं तो कर दी बड़ी बड़ी, 370 से अधिक घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान जी ने करी थी मुख्यमंत्री यही विधानसभा चुनाव के अंदर, जिसमें कन्याओं को स्कूटी देने की बात थी, लैपटॉप देने की बात थी, अंतिम संस्कार योजना थी। कहाँ गए? आज सारे सरकारी खजाने खाली पड़े हुए, सारी योजनाएं बंद है। मध्य प्रदेश की हकीकत है। जगदीश देवड़ा जी कह रहे हैं कभी भी हाथ खड़े कर देंगे हम लाडली बहना से। आप यही देखिए कि 3,000 रुपए की घोषणा करी थी लाडली बहना की, किसानों को 2700 रुपए गेहूं पे वचन दिया था यही शिवराज सिंह चौहान जी ने, 3100 रुपए धान की कीमत तय की गई थी, प्रत्येक महिला को 450 रुपए का गैस सिलेंडर की वादा किया गया था, मुद्रा लोन के तहत जो है 5 लाख से 10 लाख के लोनों की बात की गई थी। आज कहाँ है? कोई योजना जमीन पर धरातल पर नहीं दिखती होती हुई पूरी। कभी 1250 को 200-250 रुपए का इंक्रीमेंट डाल के मोहन यादव जी बताते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। वहीं आप दिल्ली में 2500 रुपए दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप अभी तक 3000 पे नहीं आ पाए। तो ये बताता है कि सरकारी खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका, और इनके पास इस योजना को चलाने के लिए जो फंड आना चाहिए उसकी व्यवस्था नहीं है। फाइनेंशियली इनके पास जो होना चाहिए था कि कैसे ये योजनाओं को देंगे जनता को और कैसे पैसा आएगा, वो योजना, वो प्लानिंग इनके पास है ही नहीं। इन्होंने तो कॉपी पेस्ट कर दिया, कमलनाथ जी की एक योजना को उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया। आज हम हिमाचल में दे रहे हैं, हम हिमाचल में तो गाना नहीं गा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी यही भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के हिमाचल में ये स्थिति है। एक मिनट अमित जी, अब मैं आपको बता देता हूँ, उसी फ्रीबीज के चलते हिमाचल में ये स्थिति है कि गलत उदाहरण नहीं दे दिया, कह रहा हूँ कि हिमाचल में यही भारतीय जनता पार्टी कोहराम मचा रही थी ना, लेकिन आपने वहां पर जो फ्रीबीज दी उसके चलते आर्थिक स्थिति क्या है? वेतन देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को पैसे नहीं, हिमाचल भवन की कुर्सी के आदेश निकल जाते हैं क्योंकि बिल जमा नहीं हो पाता है, और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हम इस अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। मैं तो दोनों से पूछ रहा हूं ना कि आप ये जो पैसा बांट देते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट परेशान है, माननीय प्रधानमंत्री परेशान है, इसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए ना। ये पैसा है किसका? पार्टी अपने पिछले दरवाजे से तो मोदी सरकार को जाना ही पड़ेगा इस योजना को बंद कराने के लिए। अब अभिलाष जी, पिछले दरवाजे से अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे इनको खटखटाना इनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। हर महीने मध्य प्रदेश की बात करें तो 5-5 हजार 4-4 हजार करोड़ रुपए, ये बात आप भी समझना, चलिए अच्छी बात है। मीट करी पूरा कर्जे के अंदर हिमाचल और कर्नाटक में वादे करके आप भी समझ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए मैं जल्दी से कह रहा हूँ आपसे कि आप जब घोषणाएं तो कर देते हैं तो फिर जनता को मूर्ख क्यों बनाना, ठगना क्यों जनता को? मेरा सवाल ये है अभिलाष जी, आपने अगर वादे करे तो पूरे करिए। हिमाचल में हम कर रहे हैं कि नहीं?
तमाम आर्थिक क्राइसिस को झेलने के बाद भी हिमाचल तेलंगाना में हमने जातिगत जनगणना का सर्वे करा के दिखा दिया, करके दे रहे हैं हम, तो इंप्लीमेंट में डाल के दे रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी को कोसते थे 10 साल, उन्होंने दिल्ली के अंदर सारी फ्रीबीज दी है, मुफ्त बिजली दी है, मुफ्त मोहल्ला क्लिनिक दिया, नायडू जी आपके पास आ रहा हूं, ठीक है, तो आप क्यों भाग रहे हैं भाई? ठीक है, इतनी जल्दी घबरा गए आप तो। ठीक है, नायडू जी के पास आ रहा हूं मैं। चंद्रकांत नायडू जी, चूंकि आपकी संस्था एडीआर लगातार ये जो तमाम ऐसे लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मुद्दे हैं ये उठाते रहते हैं, फ्रीबीज जो है वो कितना बड़ा जहर है, और अब जब बीजेपी बोल रही है तो ये पहले मना किया, पहले ना, फिर हाँ, फिर ना, ये सियासी मजबूरी है क्या जो अमित जी कह रहे हैं कि अब इतना ज्यादा घोषणा कर दी कि इसको एग्जीक्यूट तो कर नहीं पाएंगे, तो अब एक माहौल बना देते हैं और सुप्रीम कोर्ट से या कहीं से रोक लगवा देते हैं ताकि झूठे भी ना पड़े और पैसा भी ना देना पड़े। ये कोई व्यवस्था बन रही है क्या बीच की? 2022 जुलाई में प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि वोट इकट्ठा करने के लिए रेवड़ी संस्कृति चलाई जा रही है। इसके दो पहलू हैं। देखिए, एक तो नैतिक पहलू है, एक कानूनी पहलू है। आप आमतौर पे होता यह है कि जब बात नैतिकता की आती है तो आप कानून का सहारा लेते हैं, ये कह के कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। होता यह है कि जैसे आप बार बार ये कहते रहे हैं कि कल्याण योजना है और दूसरा रेवड़ी वाला हिस्सा है। होता यह है कि आम चुनाव मतलब एडीआर की जो बात कहें तो एडीआर ने निरंतर इस बात का प्रयास किया है कि एक तो जो भी मतदाता है वो पूरी तरह से जागरूक हो जाए, जो कैंडिडेट्स उसके सामने खड़े हैं उनके बारे में, जो नीतियां जो पार्टियां, जो विपक्ष की पार्टियां हों चाहे सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं वो बना रही हैं, उनकी कितनी उपयोगिता है, कितनी उपयुक्तता है उसके बारे में बात करें। और उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हटाने की जो योजना, सत्ता पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं, ये सब जो है इसके बारे में एडीआर ने काम किया है। तो ईवीएम की गड़बड़ी के बारे में भी काम किया है। तो ये जो पक्ष है खासतौर से रेवड़ी वाला, ये एक जो अभी बात हुई कि भाई एक पक्ष का अगर करता है तो वो सही है, दूसरा पक्ष करता है तो गलत है, ये वाली जो बात की जाती है। और इसमें खासतौर से इस बात को लेके देखना होगा कि लाडली बहना योजना सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी रिसेंटली शुरू की गई थी, जो पिछले इलेक्शन में, उसको लेके इलेक्शन को प्रभावित किया गया और उससे प्रभावित हुआ भी इलेक्शन। तो ये देखने वाली बात है, महाराष्ट्र जैसा राज्य जहाँ पे इस तरह की चीजें आमतौर पे सफल नहीं होना चाहिए, वहां पे भी जाकर सफल हुई, तो इसका अनुचित प्रभाव तो पड़ा ही इलेक्शंस पर। ठीक, तो ये देखने वाली बात है कि बार बार जैसे होता क्या है कि आमतौर पे जब इस तरह की बात की जाती है तो सत्ता पक्ष के लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए, हम लोग नैतिक रूप से गलत भले ही हो सकते हैं लेकिन कानूनी तौर पे सही हैं। तो अब इस बात में फिर नैतिकता की जब बात इलेक्शन से खत्म हो जाती है, चुनावी जीवन से खत्म हो जाती है, राजनीति से खत्म हो जाती है, तो फिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है। मैं आ जाता हूं सरवन नगेले जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरवन नगेले जी, बहुत सीधे शब्दों में कहता हूं, आपको पता है मैं सीधी बात करना जानता हूं। कई जानकार सीधे तौर पर लोकतंत्र में फ्रीबीज को वोट के लिए दी गई रिश्वत कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अगर पार्टी को फ्रीबीज देना है तो पार्टी फंड से दे दे, जिसमें हजारों करोड़ रुपए पड़ते हैं, जिसका हिसाब भी पार्टी हमें नहीं देती कि कहां से आ रहे हैं, तो वहां से दे दें। ये आम टैक्स पेयर का पैसा है जो वो पुल, स्कूल, सड़क, अस्पताल बनाने के लिए देता है। वो ये सोच के देता है कि जब ये पैसा वो दे रहा है अपनी मेहनत की कमाई से काट के, तो इससे जो काम होंगे वो सबके लिए काम आएंगे। और फिर एक विचारधारा, कोई भी विचारधारा से बंधी पार्टी आती है, अपना वोट बैंक देखती है कि ये खास समाज, ये खास वर्ग, ये खास आयु वर्ग, ये खास सेक्टर मेरा वोटर है, तो इसको मैं उपकृत कर देता हूं, फ्री में पैसा बांट देता हूं और चुनाव जीत करके सत्ता में आ जाती हैं। ये कितना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस एक तरह से देखा जाए तो है नैतिक तौर पर, जो बार बार चंद्रकांत नायडू जी कह रहे हैं कि नैतिकता के तकाजे पर तो अक्षम्य अपराध है ये। देखिए माननीय अभिलाष जी, मैं 2-3 विषय रखूंगा। मैं एक पत्रकार के नाते ये कह सकता हूं कि फ्रीबी जैसा कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि मेरे को थोड़ा लंबा समय लगेगा। देखिए, जब एक समाज के ऐसे वर्ग के लोग जो समाज के मुख्य धारा में नहीं रहते, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसलिए उनको लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। यानी कि एक जो ऐसा तबका है जो समाज की मुख्य धारा में बराबरी से आ जाए, उसके लिए सारी चीजें संवैधानिक रूप से की गई है।
तो जो फ्री बीज की बात जो बार बार लोग कहते हैं, मेरा यहाँ ये कहना है कि ये फ्री बीज के संदर्भ में एसवाई कुरैशी जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उनका ये स्पष्ट मत है कि जब कोई इस तरह की बात करते हैं और चुनाव आते हैं तो छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्यों की जो आदिवासी बच्चियां हैं उनके मन में जो है ना पुलाव का ख्याल आता है। यानी कि आप यदि ये चीजें कह रहे हैं तो एक वर्ग ऐसा है जिसकी जरूरतें सिर्फ उतनी ही है, एक वर्ग ऐसा है जिसके पास अथाह संपत्ति है, जो कैसीनो में खेलने जाता है, कैसीनो की फीस लगती है। दूसरा वर्ग ऐसा है जो फुटपाथ पे अभी भी सोता है, जो अभी भी गंदी बस्तियों में रहता है। तो उसके लिए यदि कोई इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं चल रही है और राजनीतिक दल अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो मेरी दृष्टि में कतई गलत नहीं है, क्योंकि संविधान के तहत सबको बराबरी का अधिकार है और जब सरकारें बनती हैं तो वो संविधान की शपथ लेती है। संविधान में वेलफेयर गवर्नमेंट का काम है सबका कल्याण करना, समान रूप से कल्याण करना। दूसरा मेरा यहाँ ये कहना है कि जो माननीय शिवराज जी ने कही है, वोट कबाड़ू वाली बात कही है। देखिए, जब ये संकल्प पत्र लेकर आते हैं, घोषणा पत्र लेकर आते हैं, मोदी जी की गारंटी लेकर आते हैं, राहुल गांधी जी की गारंटी लेकर आते हैं, वो भी इसी का रूप है ना। तो इसमें मेरे को कहीं को या तो ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी मॉनिटरिंग करने लगे, वो सारी चीजों को देखे, घोषणा पत्र अपने पास बुलवाए, वो उस पर एक कोई वैधानिक प्रक्रिया चालू हो। वो तो कुछ है नहीं भारत में, जिसको जो कुछ कहना है कहने के लिए अधिकृत है। और मेरा यहाँ ये कहना है कि देखिए, चुनाव के दौरान इस तरह की बात होती है, बाद में भी होती है, अल्टीमेटली जनता के कल्याण के लिए तो काम कर रहे हैं ना। अब उसको आप फ्रीबीज कहें, उसको दूसरी चीजों के रूप में उसको ले, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। ये उचित है, सही है और गरीबों के कल्याण के लिए मेरा ये स्पष्ट कहना है। तमिलनाडु से चालू हुई थी, जयललिता ने टीवी दी थी। एक गरीब आदमी के लिए तो टीवी महत्वपूर्ण है ना, एक गांव के देहाती के लिए साइकिल महत्वपूर्ण है। और नरेंद्र मोदी जी खुद चिंता जता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर चिंता जता रहा है। मतलब ये डिबेटेबल तो है, आपका पक्ष आपने रखा, ठीक है नगेली जी, आपको कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन खुद शिवराज जी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम फ्लाईओवर बनाएं, एक्सप्रेस वे बनाएं, पर हमको फ्रीबीज में पैसा फंड देना पड़ता है, तो क्या करें हम। और जाहिर सी बात है कि उनकी चिंता भी बहुत जायज है। मैं वापस आता हूं अमित चौरसिया जी आपके पास। अमित चौरसिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, फ्रीबीज की इस दौड़ में क्या ये ऐसा हो गया है कि क्योंकि अब एक ने बोल दिया हम 100 देंगे तो दूसरे को मजबूरी में चुनाव जीतने के लिए 150 बोलना है, और तीसरा जो इंतजार कर रहा था कि दोनों बोलेंगे तो वो 200 बोलेगा, क्योंकि सत्ता में आना पहले जरूरी है, बाद में फिर सोचा जाएगा कि पैसों की जुगाड़, फंड की बंदोबस्त कहां से होगी। वही कुछ हुआ दिल्ली में इतने दिनों तक सब फ्री देते रहे, फ्री पानी देते रहे। उसकी वजह से यह हुआ कि दिल्ली में गर्मियों में पानी की इतनी किल्लत हो गई कि महज पानी के लिए कहा जाता है कि दिल्ली की सरकार जो है वो चुनाव हार गई कई विधानसभा क्षेत्रों में। तो मैं एक विधानसभा क्षेत्र का नाम भी ले देता हूं, पटपड़गंज जो है, वहां पानी की इस कदर समस्या हो गई कि जब भी हम लोग जाते थे फील्ड पर तो सिर्फ एक चीज कहा जाता है कि पानी के लिए रुला दिया सरकार ने, जो पूरे दिल्ली को फ्री में पानी पिला रहे थे, क्योंकि उनके पास पाइपलाइन बिछाने के पैसे नहीं बचे, क्योंकि वो सब्सिडी दे रहे थे पैसे की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा। हम फ्रीबीज तो दे रहे हैं, हम स्कूटी तो दे रहे हैं बच्ची को, पर हम वो सुरक्षा ही नहीं दे पा रहे, हम सीसीटीवी नहीं लगा पा रहे, हम थाने नहीं बनवा पा रहे, और हमने बच्ची को स्कूटी दे दिया जो रात को 7 बजे के बाद निकल नहीं सकती लेकर वो कहीं। तो ये इस तरह का डेवलपमेंट, इस तरह का खोखला विकास किस काम का। देखिए अभिलाष जी, सबसे पहली बात है कि अगर आप फ्रीबीज के अगेंस्ट थे, नरेंद्र मोदी जी कई रैलियों में कह चुके थे कि हम रेवड़ी कल्चर के खिलाफ है, तो फिर क्या मजबूरी बन गई कि मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद आपको जो है हरियाणा के बाद आपको दिल्ली, हर जगह आपको फ्रीबीज की घोषणा करना पड़ गई। यही शिवराज सिंह चौहान जी को आज फ्रीबीज खटक रहा है। और जब यही शिवराज सिंह चौहान जी विधानसभा चुनाव में थे तो 6 महीने पहले देखिए आप किस कदर मध्य प्रदेश शासन के पैसों का दुरुपयोग हुआ, किस कदर प्रचार प्रसार में पैसा खर्च किया गया, 370 से अधिक घोषणाएं की गई, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए भी धन उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। और आज स्थिति यह है कि अंतिम संस्कार के लिए धन ही उपलब्ध नहीं है, विवाह कन्यादान योजना के अंदर पैसा नहीं है। तो ये तो स्थिति मध्य प्रदेश सरकार की हो गई। यानी आपने घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कर दी, आपने लोक लुभावन वादे बड़े बड़े कर दिए, आपने जनता से सीधा सीधा वोट ले लिया, खरीद लिया, और अब आप जनता को ठगने की बात कर रहे हैं। अब आप जनता से ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं साहब, अब हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की हमारे पास व्यवस्था नहीं, तो फ्रीबीज बंद होना चाहिए। अरे सड़क, पानी, बिजली तो ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, ये मूल समस्याएं होती है जिनका निराकरण करने के लिए जनता सरकार को चुनती है। ये फ्रीबीज की घोषणा तो आप ही ने करी, तो आप मोदी जी से बोलिए ना। आप अलग अलग राज्यों में अनुसरण कर रहे हैं ना अमित जी, आप लोग भी तो अनुसरण कर रहे हैं। का हक मिलने अमित जी ठीक है, वो अपनी जगह गलत है, तो आप कहां सही हैं? आप लोग अनुसरण नहीं कर रहे क्या? नहीं, बिल्कुल। और हम तो करके दे रहे हैं, डिलीवरी करके दे रहे हैं। डिलीवरी कर रहे हैं तो सर वही तो बात है कि आप कहां से कर रहे हैं? वो लिमिटेड फंड से ही तो निकाल के कर रहे हैं ना। आप वहां हिमाचल में महिलाओं को पैसा दे रहे हैं तो कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाते हैं ना, दिक्कत हो रही है ना।
मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, आप वो तो डिलीवरी बीजेपी भी कर रही है, सुचारू रूप से मिल रहा है। ये तो मोदी सरकार, देखिए हिमाचल सरकार, अभिलाष जी, हिमाचल सरकार का पूरा फंड डिपेंड होता है टूरिज्म के ऊपर, और सबसे बड़ी बात है जीएसटी कलेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। मोदी सरकार ने तो यही तो खेला खेला है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे जो जीएसटी की वापस कलेक्शन मिलना चाहिए उसे रोक देते हैं। अजय धवले जी आपके पास आती है। अजय जी, और उसके बाद आप कहते हैं करने की सरकार चलाई है। समय कम है, मुझे और मध्य प्रदेश की राजस्थान की हर सरकार इसमें डूबी हुई है। जी अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बस संक्षेप में आप छोटा छोटा हम सवालों का जवाब ले लेते हैं। अजय जी देखिए, 6, 7, 8 1 साल पहले तक शिवराज सिंह जी चौहान जो हैं वो पब्लिक में घूम घूम कर कहते थे कि खजाना भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है, मामा बैठा है, ऐसे करके बोलते थे, मामा बैठा है, मैं दे दूंगा सारा पैसा और ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। और 1 साल बाद ही हृदय परिवर्तन हो गया कि ये जबरदस्ती की चीजें हैं और इस पर दबाव आता है, आर्थिक दिक्कत होती है। पीएम मोदी जी भी कहते हैं, जब चुनाव नहीं होता तब कहते हैं, जैसे ही चुनाव आता है वो खामोश हो जाते हैं, चुनाव खत्म होता है वो कहते हैं कि फ्रीबीज खराब हैं। जब शिवराज जी को पता है खराब हैं, जब मोदी जी को पता है खराब है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है खराब है, तो आपको बाध्य कौन कर रहा है देने के लिए? अभिलाष जी, पहली बात तो बहुत छोटी सी थीन लाइन का डिस्टेंस है फ्रीबीज में और सोशल वेलफेयर स्कीम्स में। हमने जो स्कीम्स लाई है हमने उसको इंप्लीमेंट किया है और हमने उसका जस्टिफाइड भी किया है कि ये स्कीम आवश्यक क्यों है, उसका रीजनिंग दिया है। अब जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे कि हिमाचल का हमने जीएसटी रोक लिया, मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रत्येक क्वार्टर में जब जीएसटी का जो रेवेन्यू डिवोल्यूशन करती है तब आंकड़े रखती है। अमित जी आंकड़े उठाकर देख लेंगे कि हिमाचल को अपने कब मिला था अजय भाई, मध्य प्रदेश का बता दीजिए, हिमाचल तो बहुत दूर हो गया। आप तो अपनी सरकार का बता दीजिए अजय भाई, आप 20 वर्षों से सत्ता से बाहर क्यों हैं? क्योंकि आपने हमेशा से स्वार्थ की राजनीति की, आपने मध्य प्रदेश के वोटर को खरीदने का काम किया। 2018 में आपने मुंह की खाई, आपने किसानों से वादा किया था, 10 कमलनाथ जी का मॉडल चुरा के दिन गिनाए थे। आपके नेता राहुल गांधी आए थे, 10 दिन गिनाए थे। 10 दिनों में कमलनाथ जी कर्जा माफ नहीं कर पाए, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको विपक्ष में बिठा दिया। आज कहां पे आप? कमल पटेल जी से पूछिए जो आश्रय में पड़े हुए हैं। अरे कमल पटेल जी से पूछे जो आश्रय में है भाई, कमल पटेल जी ने कहा। चलिए ठीक है, किसानों को कर्जा। मैं नायडू जी के पास वापस आ रहा हूं, समय खत्म हो रहा है सर, मैं नायडू जी के पास आ रहा हूं प्लीज। झूठ और भ्रम की राजनीति करेंगे, करना। ठीक है नायडू जी के पास आता हूं। नायडू जी मुझे ये बताइए, नायडू जी थोड़ा सच्चाई भी दिखाई है। नायडू जी मुझे ये बताइए, वोट करती है अमित जी? ठीक है, फ्रीवीज को लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई दूसरी एजेंसी, चुनाव आयोग ही हो, ये कोई? अमित जी एक मिनट, अमित जी मैं नायडू जी से सवाल ले रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं क्या फ्रीवीज को लेकर के कोई दिशा निर्देश दे सकती हैं, और अगर दे देती हैं तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज उसे मानने के लिए बाध्य होंगी? देखिए, अगर बाध्य होती तो ये सब समस्या ही नहीं होती। कल्याणकारी योजनाओं के पैसे अगर उचित रूप से खर्च किए जाते तो इन फ्रीबीज की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए थी, क्योंकि वो संकल्प पत्र के अनुसार सब कुछ सबको देने की बात थी। और उन सब में जो कमियां रह जाती हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए आप आखिर में हर चुनाव में ये तरह की कोई कोशिश करते हैं जिसमें वोटर्स को रिझाया जाए, वो महिलाओं को रिझाने की बात हो या पुरुषों को रिझाने वाली बात हो, लेकिन वो सब किया जाता है। और सबसे बड़ी बात इस चीज़ को लेके है कि जब चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं भी जो हैं वो प्रभावित इस लिहाज से हो जाती है कि उनको सब कुछ जो उनके खिलाफ जाता है, उसके खिलाफ अगर कोई कोर्ट में जाता है तब भी वो ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि उनकी तरफ से सब कुछ सही है, जो कुछ है वो गलत है, तो सब विपक्ष की तरफ से या जनता की तरफ से। तो कुल मिला के स्थिति ये बनी हुई है कि सब कुछ एक तरफा सा हुआ जा रहा है, जिसको रोकने की जरूरत है। ठीक, मैं आ जाता हूं जल्दी से सरमन नगेली जी के पास फाइनल कमेंट लेने के लिए। सरमन नगेली जी, एक छोटा सा मैं उदाहरण देखता हूं तो मुझे लगता है कि फ्रीबीज यहां पर गलत कर रही हैं समाज के साथ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मध्य प्रदेश का देता हूं। हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना चल रही है, उनके लिए मुद्रा लोन की भी है, उनके लिए स्वरोजगार स्कीम भी है, उनके लिए सीखो कमाओ भी है, बहुत सारी स्कीम है जिनमें वो एनरोल हो सकती हैं। उन्हें मिलता है 1250 रुपये हर महीने। मतलब 23 से 60 साल की महिलाओं के पास रोजगार के दूसरे अवसर भी सरकार दे रही है, और चूंकि वो जवान है, यंग है, तो जाहिर सी बात है कि वो काम धंधा खुद भी कर सकती हैं, स्वरोजगार भी कर सकती हैं बिना सरकारी मदद के भी, जो सब लोग कर लेते हैं। लेकिन 60 से 100 साल की वृद्ध महिलाएं जिन्हें सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है सरकार पर, उन्हें मिलते हैं महज 600 रुपए। क्यों? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ये 60 से 100 साल की जो महिलाएं हैं या जो 60 साल के ऊपर की महिलाएं हैं, ये बहुत कम नंबर्स में हैं। तो यहां पर जो चश्मा लग जाता है ना, वोटर कितने वोट मिलेंगे इस स्कीम से,
क्या आपको लगता है ये ठीक है, ये जस्टिफिकेशन सही है कि भाई जो 60 साल का है, जिसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, जो बीमारियों से ग्रस्त है, उसे 600 दे दो, और जिनके लिए ऑलरेडी योजनाएं चल रही हैं, जो खुद भी सबल हैं, वो खुद भी कमा सकती हैं, उनको 1250 दो, क्योंकि वो घर से निकलकर वोट करती हैं? देखिए अभिलाष जी, जो भी इस तरह की घोषणाएं होती हैं, जो गारंटी आती हैं, जो संकल्प पत्र आता है, चुनावी घोषणा पत्र आता है, ये उसी पर आधारित रहता है कि हम उस तरह की प्लानिंग करें कि जो एक व्यापारी वर्ग है तो उसको ये सुविधा दें, डॉक्टर हैं उसको ये सुविधा दें, मीडिया के लोग हैं उनको ये सुविधा दें। तो ये उसी का परिष्कृत रूप है चुनाव घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, या मोदी की गारंटी या राहुल की गारंटी, जो कि ये बात निकल कर आ रही। मैं 2 संदर्भ दूंगा माननीय अभिलाष जी। देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब लोकसभा में कहा है कि जो राज्य सरकारें अपनी वेलफेयर की स्कीम चलाना चाहती है, कुछ करना चाहती, वो अपने फंड से करें, इसलिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ये बात को उठाया है। और उसका कारण है, उसका कारण ये है कि देखिए राज्यों के पास में बहुत सारा बजट रहता है। यदि वो लीकेज रोक दें और अपने बजट को, रेवेन्यू को बढ़ा दें, जैसे कि माइनिंग है, आपका एक्साइज है, ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा जो बाकी जो ऊर्जा है, ये यहाँ पर वो अपना टैक्स का वो अपना परसेंटेज बढ़ा दें और लीकेज को रोक दें, तो किसी भी राज्य सरकार के पास खर्च करने में पैसे की कमी नहीं आएगी। ये मेरे को एक वित्त विभाग के जो बड़े अधिकारी रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार लीकेज रोक दे। लीकेज रोकने के बाद तो सरकार के पास फंड बहुत है। जी, फंड की कोई कमी नहीं है, ये बात तो सही बात आपने कही। परिवहन का छोटा सा एग्जांपल ही ले लेते हैं, तो जब एक कांस्टेबल जो छोड़ चुका है नौकरी, उसके पास से इतने पैसे मिल जाते हैं, तो फंड की तो कमी नहीं है, बात सही है। और लीकेज जो है जबरदस्त है। अब लीकेज भी नहीं रोकना है और वोट के लिए फिर हमें अच्छी अच्छी योजनाएं भी लानी है जो सीधे तौर पर पब्लिक के जेब में पैसा डालें, तो फिर टैक्स पेयर को सोचना होगा कि भाई अभी तो आपके लिए रास्ते जो हैं वो कुछ नहीं है, आप तो देते रहिए। सरकारों के हाथ में है कि उस पैसे को कहां खर्च करेंगे, वो किसी घोटाले की भेंट चढ़ेंगे या फ्रीबीज में किसी ऐलान के तौर पर नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अजय धवले जी, अमित चौरसिया जी, चंद्रकांत नायडू जी, सरमन नगेली जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।